जरा सोचिए तो अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो। शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। असिस्टेंट काउंसलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ। अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम, सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह! उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूँ। क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ और अनुवाद भी कर सकता हूँ। और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूँ। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक। यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? ओफ! मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है? और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चू, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है, समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा? लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं, और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं। और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था, और उसकी लुइयों वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए, तो कैसा सुंदर गर्व-सा अनुभव कर रहे थे और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था, जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा। और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं। यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर्म में इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी।
इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थी। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा जिसमें स्प्रिंगदार गद्दे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था, क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे। सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी माँ की सलाह और सहायता ली, तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, उफ क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे, और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू, दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कड़े हुए तकिए के गिलाफ सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्टाफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी। फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं, प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्यभरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी, और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर माल असबाब के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्टाफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन, ओह कैसे जगमग जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्टाफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी एक दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चातु दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटकाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही, प्रियत मजराबस ठहर जाओ। इस बीच में गस्टाफ मेज उठाकर रखता है।
उस पर एक सफेद चिट्टा मेजपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्टाफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो। शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, ज़राज़रा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थी, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्टाफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूड़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते, अभी कोई बात है भला। और कितने खुदगर्ज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते, रहम के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्टाफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया खाने खा ही रहा है। में वे मिठाइयाँ और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्टाफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, वह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई। जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्टाफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे, और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाए, बिना किसी जरासी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचतमाशों और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्टा को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक ग्रिपशप लड़ाते। गस्टाफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्टाफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया, लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही।
उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संख्या रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्टाफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुक डन डॉक्टर लगी। बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमर सी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती हिया हुई। और यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई। लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुरा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सका। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली, कोई 2 अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे, तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाकहामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौट कर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है न? सो तो ठीक है। टके सिर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है जब पैसा नहीं होता पास में। बतलाओ न, हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है, सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाय, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी है, और इनके ऊपर शहरी का एक गिलास कितना मजा देगा, जानती हो?
और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही है उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्तवाला धमकी देता था। और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो बस। असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे, तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा। लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, ट्राम से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तारा में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा। बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था, और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी, और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाज़ों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए, और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रूखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन ने आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के माल असबाब की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतार कर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुर्क अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी।
जहां उसे रात को 8-8 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी। हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं। और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितने शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती।